दोस्तों ओलंपिया अभी खत्म हुआ 6 दिन पहले, लेकिन ओलंपिक की बातें अभी तक भी चल रही है और इसी के साथ में शुरू होने जा रहा है एक और नया कॉन्टेस्ट जिसमें कि कई सारे ओलंपियंस भी compete करते हुए हमें अभी दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा आज इस अपडेट में सैमसन दौदा की, जिन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि वो खेलने वाले हैं इस अपकमिंग रोमेनिया प्रो में, जो होने वाला है 11 से 12 नवंबर के बीच में। इसके अलावा हार्डी शुपन की न्यूज़ है, सदीक हेड्जोविक का कमबैक, टेरेंस रफेन, वेस्ले विजर्स, नाथन डयाशा, बहुत सारे लोग। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सैमसन दौदा से। सैमसन अभी हमें दिखाई देने वाले रोमेनिया प्रो में जो 11 से 12 हो रहा है, यानी इसको हम कवर करेंगे लगभग 13 तारीख के आसपास। यहाँ पर सैमसन दौदा जैसे एथलीट का ऐसे शो में कम्पीट करना है काफ़ी चौंका देने वाली बात है, बिकॉज वो इस बार ओलंपिया जीतने की कगार पे थे। उनको काफ़ी सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि ये जीत सकते हैं, उनमें मैं भी था। और सैमसन दौदा के पास में वो चीज़ है, जजेस ने इस बार उनको एक फीडबैक दिया उनके कोच मिलोस सारसिफ को कि इनकी कंडीशनिंग इंप्रूव करवाओ और साथ ही साथ इनकी बैक को और इम्प्रूव करवाओ, तो हम इस फिजिक को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब वो एथलीट है इस लायक कि वो मिस्टर ओलंपिया बन सकता है आने वाले साल में, अगले साल में। और ऐसा एथलीट अभी एक रोमेनिया प्रो जैसा कंपटीशन खेलने के लिए आ रहा है। अब सही बताऊं, इस कंपटीशन को खेलने की उनके पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस साल ओलंपिया में टॉप 3 क्वालिफाई होंगे अगले साल के ओलंपिया के लिए ऑटोमेटिकली। तो टॉप 3 में तो सैमसन दौदा आए थे, 3rd प्लेसिंग उनकी आई थी। तो उनको ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो पैसे के लिए खेल रहे हो, या तो वो प्राइज़ मनी के लिए खेल रहे हैं या फिर वो प्राइज़ मनी के साथ साथ अलग से ऑर्गेनाइजर्स के पैसे देने पे खेल रहे हो, यानी प्राइज़ मनी भी और ऑर्गेनाइजर्स का पैसा भी। तो यानी कि पैसे के लिए ही यहाँ पर मेन है जो वो खेल रहे होंगे, और इसके अलावा कोई उनके पास में वजह नहीं है। और ये कोई गलत वजह नहीं है, बिल्कुल ठीक वजह है। बॉडी बिल्डर्स जब इतनी अच्छी बॉडी बनाते हैं तो उनको उस चीज़ का फिर एक मोनेटाइजेशन भी चाहिए होता है। उस चीज़ से पहले के एथलीट्स तो बहुत ज़्यादा कम्पीट करते थे 90s में, तो खेलते ही रहते थे। उनको पता है हम टॉप एथलीट है तो हम तो खेल खेल के जीत ही जाएंगे, बहुत पैसा कमा लिया करते थे। अभी ये चीज़ बहुत कम होती है, बॉडी बिल्डर्स ज़्यादातर ओलंपिया फोकस्ड है या ज़्यादा से ज़्यादा आर्नोल्ड खेल लेते हैं। तो यहाँ पर सैमसन जहाँ तक है सिर्फ प्राइज़ मनी के लिए खेल रहे हैं, क्वालिफिकेशन उनके पास पहले से ही है। लेकिन इस वक्त अगर बात करी जाए तो सैमसन दौदा दिखाई दे रहे हैं काफ़ी अच्छे, और अभी इन्होंने अपनी ये वाली फुटेज एक दिखाई बैक डबल बाइसेप पोज में, बहुत अच्छी बैक दिख रही थी, काफ़ी अच्छे से इनके लैट्स खुल रहे थे। हाँ, स्टेज पर बस वही था कि इनके पसीने छूट गए थे, इनकी एक सॉफ्टर लुक थी जिसके लिए जजेस ने इनको अगेन फीडबैक दिया हार्ड आना है, अगली बार शार्प आना है। इस बार अगर ये ज़्यादा शार्प आते हैं रोमेनिया प्रो में तो इनकी फिजिक में एक हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और अगर अच्छे आते हैं तो इनको समझ आ जाएगा कि इन्होंने ओलंपिया में जो गलती करी थी, इस बार ज़्यादा शार्प आने के लिए इन्होंने रोमेनिया में क्या एक्स्ट्रा करा है। तो इससे इनके कोच को ये फीडबैक मिलेगा कि सैमसन की बॉडी को और बेहतर पीक कैसे किया जाए। स्टिल यहाँ पर रोमेनिया में इनको तब भी नहीं हराया जा सकता अगर ये मान लो सॉफ्ट भी आ गए, क्योंकि सैमसन दौदा इतने ऊपर तो चल ही रहे हैं। अब इनके खिलाफ इस साल जो एथलीट्स रोमेनिया में कम्पीट करने आएंगे उनमें एक नाम है नाथन डयाशा का, उसके अलावा हॉर्स एमडी, बहरूज तबानी, आंद्रिया प्रिस्ती, और यहाँ पर हैनी रम्बॉट के एक क्लाइंट है जिनका नाम है मोहम्मद फूडा। तो अच्छे खासे एथलीट्स हैं इस वाले लाइनअप में। आमतौर पे रोमेनिया बहुत ही हल्का शो होता है, तो मैंने बताया ना यहाँ पर अच्छे एथलीट्स कम ही देखने को मिलते हैं। सैमसन इस बार आ रहे हैं यहाँ पर 2 साल बाद एक बहुत बड़े एथलीट बन के, एक नया नाम बन के, तो ये शो बहुत हाइप्ड होने वाला है इसकी वजह से। यहाँ पर इनके अलावा नाथन डयाशा ने भी अभी अपना ये अपडेट डाला, और नाथन हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक एब्डोमिनल्स एंड थाई पोज को करते हुए। अब नाथन की फिजिक इस साल काफ़ी हमें अच्छी भी दिखाई दी, खराब भी दिखाई दी, और नाथन ने इस साल जीते 2 प्रो शोज़, और ये बहुत बड़ी बात थी कि ओलंपिया की क्वालिफिकेशन 2 शोज़ जीत करके उन्होंने हासिल करी थी, लेकिन आ नहीं पाए, उनके वीज़ा हमेशा ही डिनाई हो जाता है। अब इस बार रोमेनिया प्रो में आ रहे हैं, हालांकि इस वाले शो से इनको ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी अगले साल के लिए, लेकिन इसको जीतना ही तो इनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। आगे वो सैमसन दौदा खड़े हैं ना रुकावट बन के, वो इतने तगड़े एथलीट है। अब देखो ना आज सैमसन है कहाँ, वो 3rd प्लेसिंग पे है ओलंपिया में। नाथन अपने टाइम पे बेस्ट प्लेसिंग भी ओलंपिया में जब लाए थे तो 7th प्लेसिंग लेकर आए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अच्छा हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सैमसन तो यहाँ पर 1st प्लेस के लिए खेल रहे हैं, बाकी सारे जितने भी एथलीट्स हैं सब 2nd प्लेस के लिए खेल रहे हैं, वही सीवम वाली बात। यहाँ पर हाल ही में नाथन डयाशा ने अपनी वीडियो अपलोड करी थी और उन्होंने बताया था कि मुझे भी ये लग रहा है कि शायद सैमसन दौदा जीत जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है, और होगा भी कैसे, वो भी एक वन ऑफ द टॉप ओलंपियन से लड़ने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल नाथन की फिजिक अब ऐसी दिख रही है, लैंड होने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद वेन्यू में अभी और फुल होंगे और ज़्यादा ड्राई होंगे तो और ज़्यादा शार्प भी दिखेंगे। नाथन और सैमसन को हम देख सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका चल रहा था कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले, तो इन्होंने चेक इन करा, रजिस्ट्रेशन करा, साथ में दोनों दिखाई दिए। तो मेन तो यही दोनों है जो इस वाले रोमेनिया प्रो को लीड करेंगे। इसके बाद हॉर्स एमडी, ये है मिलोस सारसिफ के क्लाइंट, ये अपना डेब्यू कर रहे हैं एक्चुअली में, प्रो डेब्यू।
और इनकी फिजिक आप देख सकते हो, बहुत अच्छी वी टेपर, एक अच्छा मास है लोअर बॉडी में, अपर बॉडी में भी अच्छा साइज़ है इनके पास में, तो ये अच्छी प्लेसिंग ला सकते हैं, यही सेकंड थर्ड के आसपास ये भी हमें दिखाई देने चाहिए। बाकी नए एथलीट है, पीक कर पाएंगे नहीं, सॉफ्ट आ जाएंगे तो बिल्कुल ही पीछे चले जाएंगे, वो सीन हो सकता है इनके साथ। लेकिन इसके बाद अगर बात करें बहरूज तबानी का, तो बहरूज तबानी को भी इस साल ओलंपिया में खेलना था, वो भी नहीं आ पाए, इस बार वो इसके अंदर कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होना, वो मैं आपको बता दूं, पिछले साल बहरूज तबानी ने ही रोमेनिया प्रो जीता था और इनको यहाँ पर $10,000 मिले थे। तो प्राइज मनी कुछ खास नहीं दे रहे ऑर्गेनाइजर्स, अनटिल अनलेस वो किसी बड़े एथलीट को यहाँ पर कम्पीट करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ना दे दें। तो इसीलिए मैंने बोला सैमसन यहाँ पर शायद इसके लिए दिखाई दे सकते हैं, और बिल्कुल अभी बॉडी शेप में है तो बढ़िया है, पीक करके वापस से कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए बहरूज तबानी की बात। अब आते हैं हम आंद्रिया प्रिस्ती पे। ये ओलंपिया में इस साल 12th आए थे, इनकी ओके फिजिक थी, तो ये इसी टाइप के शोज़ में ज़्यादातर दिखते हैं, थर्ड टायर सेकंड टायर शोज़ में। इसके बाद में मोहम्मद फूडा, इन्होंने डिसाइड किया इस वाले शो में खेलने का। अभी 1 से 2 साल बाद ये कम्पीट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पहले बहुत फेमस हुए थे, आज से करीबन 2 साल पहले। मेनली ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ये हैनी रम्बॉट के क्लाइंट है और मेन इजिप्शियन बॉडी बिल्डर है, तो लेग डोमिनेटिंग तो इनको होना चाहिए। बाकी फिजिक अच्छी है, बैलेंस्ड फिजिक है, ओवरऑल थिकनेस वगैरह अच्छी है। मेन है शार्प कितने आएंगे स्टेज पे। हैनी रम्बॉट वैसे शार्पनेस के लिए ही जाने जाते हैं अपने क्लाइंट्स को लेकर के। अब चलो बॉडी बिल्डिंग डिवीजन की तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी हमें पता होना चाहिए यहाँ पर वेस्ले विजर्स कम्पीट करने वाले हैं। मतलब उनका तो परमानेंट है, उनका तो घर है ये, कि घर का ही शो है कि कम्पीट कर लो और ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले लो। तो वेस्ले इस साल आए थे क्लासिक के अंदर में 7th, तो इसीलिए उनको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगले साल के ओलंपिया में जाने के लिए, ये शो दिलवा देगा। तो वेस्ले भी बढ़िया ही दिखते हैं और इस वाले शो में जहाँ तक है इसको ईजिली जीत लेंगे। इसके बाद में रोमेनिया प्रो के अलावा यहाँ पर अपडेट आता है टेरेंस रफेन का। अब टेरेंस रफेन ने इस साल 5th प्लेसिंग अचीव करी थी ओलंपिया के अंदर और डेफिनेटली उनको भी ओलंपिया की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने हाल ही में ये अनाउंस करा है कि वो आ रहे हैं इंडिया में यही शेरू क्लासिक खेलने के लिए 18-19 तारीख को, और यहाँ पर वो जीत करके अपनी क्वालिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बड़ी बात है, मतलब पिछले 10 सालों से शेरू क्लासिक खेलने इतना बड़ा कोई एथलीट नहीं आया, इतना बड़ा ओलंपियन जो ओलंपिया में सेकंड आकर के चलता था एक टाइम पे। तो टेरेंस रफेन इतना दूर तक ट्रैवल करके आएंगे इंडिया तक खेलने के लिए और आखिरकार जीत इन्हीं को मिलेगी, बिकॉज इनसे बड़ा और कोई क्लासिक कंपेटिटर होगा ही नहीं यहाँ पर शेरू क्लासिक में, जो मुंबई प्रो शो अभी होने वाला। काफ़ी बड़ी बात है, एक इतना अच्छा एथलीट, एक इतना तगड़ा एथलीट खेलने आ रहा है इतना दूर। बाकी देखना चाहेंगे हम इनकी फिजिक को किस तरीके से दिखाई देंगे, बिकॉज ट्रैवलिंग अच्छी खासी लंबी करने वाले हैं, तो उससे भी कई बार फ़र्क पड़ता है, वाटर लोड करती है बॉडी फ्लाइट के अंदर में, लेकिन उन सब चीज़ों को एक बॉडी बिल्डर समझता ही है। देखते हैं, वो अपनी बॉडी में भी अब इंप्रूवमेंट्स करने की कई सारी बातें कर रहे हैं, बैक को और इम्प्रूव करने की और ओवरऑल बाइसेप और पूरे बॉडी के अंदर एक अच्छा फ्लो बढ़ाने की, ताकि और अच्छा अगले साल के ओलंपिया में वो प्लेस हो पाए। तो इस साल ये शेरू क्लासिक में कम्पीट करने आएंगे, ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा। इस साल एक काफ़ी अच्छी बात होगी कि इतने हाई कैलिबर का एथलीट हमें खेलते हुए हमारे इंडिया में दिखाई देने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है अर्श कैलेंसिंस्की के ऊपर। अब अर्श ने ये बोल दिया है कि वो प्राग प्रो और टेक्सिस प्रो इन दोनों के अंदर में खेलेंगे। प्राग अभी से 2 हफ्ते बाद हो जाएगा, 18 तारीख को ये होने वाला है। तो अर्श हमें यहाँ पर कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे और वहीं टेरेंस यहाँ पर इंडिया में कम्पीट करते हुए। तो दोनों एक ही दिन कम्पीट करेंगे मगर अलग अलग जगह। तो यहाँ पर टेरेंस को तो क्वालिफिकेशन चाहिए, पर अर्श को किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3rd आए हैं और उनकी डिवीजन में भी टॉप 3 क्वालिफाई होते हैं अगले साल ओलंपिया के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो कम्पीट करने के लिए आएंगे इस शो में, और प्राग के अंदर में जहाँ तक अर्श को ईजिली विन मिल जाएगी, उसके बाद जीत करके पूरे साल के इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अब ये देख लो, 18 तारीख को तो अर्श कम्पीट करेंगे प्राग में, लेकिन टेक्सिस अभी 11 तारीख को हो जाने वाला है और मतलब 12 तारीख को हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस 12 तारीख को हमें 2-3 शोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से कि एक टेक्सिस हो जाएगा, उसके अलावा रोमेनिया प्रो हो जाएगा, उसके बाद फिर अगले हफ्ते शोज़ होंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो अगला अपडेट आता है दोस्तों हार्डी शूपन के ऊपर में। अब हार्डी शूपन ने लिख दिया है, एक तो पहली बात लिखने से पहले ही मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, इतना सब कुछ ख़राब हो गया माहौल, इसके ऊपर तो मैं पूरी एक वीडियो लाऊंगा इस बारे में, नहीं कि अभी ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इस बारे में कि इन दोनों में से एक्चुअल विनर किसको होना चाहिए था। पब्लिक ओपिनियन, जजेस ओपिनियन दोनों रखूँगा। चूज़ हम लोग वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं हार्डी शूपन को, मेरा भी वही ओपिनियन है, उनको ही इस साल विनर होना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं एक कंपैरिजन हर साल करता ही हूँ 2 चैंपियंस में टॉप 2 के अंदर में। बाकी रियलिटी मैं जानता हूँ, जो इन दोनों की अभी कंट्रोवर्सी में पड़ेगा ना, वो भी साथ में पिसने वाला है, उसको भी भर भर के क्रिटिसिज्म मिलेगा, चाहे आप डायरेक्ट की साइड ले लो, चाहे आप हार्डी की साइड ले लो। नीचे कमेंट सेक्शन नेगेटिविटी से भर जाने वाला है, वो मैं पहले से ही एज्यूम करके चल रहा हूँ। लेकिन खैर वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, वो डालता हूँ मैं, जहाँ तक है कल डाल दूंगा। इसके बाद हार्डी शूपन ने अभी के ये जो अपना अपडेट दिखाया, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज से 3 दिन पहले का इनका अपडेट वैसे ये है। हार्डी ने फिर से एक यही अपडेट डाला कि दिस वुल्फ वाज वाउंडेड एंड हैज़ लेफ्ट साइलेंस
जस्ट वेट फॉर द कम बैक, सी यू सून। तो बार बार वही वाला हिंट दे रहे हैं कि मुझे काफ़ी चोट लग गई है और मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया हूँ और मैं अगले साल वापस से अपना बदला लेने के लिए आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं। इवन तो डायरेक्ट भी नीचे कमेंट करते हैं वी मेक ईच अदर स्ट्रॉन्गर, उनके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं बिकॉज डायरेक्ट अभी इस पोजीशन में है कि वो कुछ ना ही बोलें ज़्यादा तो अच्छा है और वो इसलिए पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त पे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अगले साल को लेकर के। रॉनी कोलमैन के साथ में हाल ही में उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बताया बहुत ज़्यादा पहले से भी और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, लेकिन वो खुल के उन फीलिंग्स को अभी नहीं रख सकते जिन चीज़ों पर उनको बुरा लगा है। वो पहले से इतना ज़्यादा लोगों से ट्रॉल हो चुके हैं, क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हैं, अच्छी खासी धमकियाँ जो जानलेवा धमकियाँ हैं वो उनको मिली है। तो वो तो अपना बिल्कुल ही सही चल रहे हैं, लेकिन हार्डी च्यूपन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा इस बार मेरे साथ बुरा हुआ है, जो एक्चुअली में हम लोग भी चाहते थे कि वो जीते। और यहाँ पर एक्चुअल विनर तो मैं स्टिल हार्डी च्यूपन को यहाँ पर बोलूँगा। अब हार्डी च्यूपन दोबारा से एकदम सीरियस घुस गए हैं अपनी प्रेप के अंदर में और उनका यही है कि अगले साल किसी भी तरह से टाइटल मेरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हार्डी च्यूपन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ओलंपिया के बाद की अपनी फिजिक दिखा रहे हैं जो एकदम प्रॉपर पीक्ड फिजिक है। मुझे सही में नहीं लगता है इस फिजिक में और क्या चेंज होना चाहिए जिस वजह से ये इम्प्रूव हो। हाँ, बैक ऐसे शॉट्स हैं, बैक शॉट्स दोनों, जिसमें कि हार्डी च्यूपन बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ये कुछ और अपने अंदर बॉडी में मास बढ़ाना शुरू करेंगे तो अगेन अपना वो एक स्मॉल वेस्ट, अपने वो प्रपोर्शंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो सकते हैं। लेकिन यार ये फिजिक से ध्यान नहीं हट रहा, क्या फिजिक है, मतलब कैसे नहीं जीते ये समझ ही नहीं आता। हार्डी च्यूपन की ये फिजिक, पोस्ट और सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड के अंदर में अभी नेगेटिविटी इस वजह से भी फैल रही है, पर इसी के साथ साथ काफ़ी बड़े से बड़े एथलीट्स का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर हार्डी च्यूपन को। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डेक्स्टर जैक्सन ने लिखा है आई हैड यू विनिंग, तो ये तो सच है, इससे तो कोई आप मुंह नहीं छुपा सकते हो। लेकिन देखना ये होगा कि डेरेक और हार्डी के बीच में रिलेशन सब कैसे रहते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद में एक और अपडेट आ जाता है और वो आता है माइकल क्रिजो के ऊपर में। अब माइकल क्रिजो का भी ये अपडेट है कि वो भी प्राग प्रो में खेलने वाले हैं, यही 18 तारीख को, और उनके इम्प्रूवमेंट्स इस साल काफ़ी अच्छे हमें दिखे थे ओलंपिया के अंदर। वो अपनी लाइफ की बेस्ट प्लेसिंग लेकर के आ गए थे, यानी कि 7th। और क्रिजो जितने ज़्यादा रिब्ड थे ना, वो उतना रिब्ड बहुत ही कम एथलीट्स होते हैं। इस किस्म की रिब्डनेस पूरी बॉडी में हर जगह पर उनके पास में जो थी सब लोगों पे नहीं होती। इस बार इस वाले कंपटीशन में कम्पीट करेंगे जहाँ तक कि क्रिजो को इसमें जीत ही जाना चाहिए। प्राग प्रो उनके लिए एक ईजी विन होनी चाहिए और उसके बाद फिर वही बैठ करके मज़े से 2024 के लिए इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो ये बहुत ही सही प्लान है। ओलंपिया के बाद जल्दी से कम्पीट करके क्वालिफिकेशन ले लो, पूरे साल बैठ के इंप्रूव होते रहो। अब क्रिजो को ये तो समझ में आ गया है कि पीक कैसे करना है, क्योंकि लगातार 2-3 शोज़ में पिछले पीक करते हुए आ रहे हैं। तो इससे समझ आता है कि एथलीट अगले साल पीक में तो मिस्टेक नहीं करेगा, बस अब छोटे छोटे से वो इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं प्रपोर्शंस और बेहतर करने, यही सारा काम इनके लिए पड़ा हुआ है। देखते हैं क्रिजो अगले साल कहाँ पर प्लेस होते हैं। मेरे हिसाब से ये एथलीट और 1 से 2 रैंकिंग खिसक सकता है, जहाँ 7th आया वहीं ये 6th आ सकते हैं अगले साल, या 7th पे भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है अगले साल लाइनअप में कोई बहुत तगड़ा प्लेयर, यानी कि अगर निक वॉकर आ जाते हैं तो क्रिजो का वही 7th आना भी इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। इसीलिए देखते हैं इनके इम्प्रूवमेंट्स अगले साल किस तरीके से रहते हैं। आने वाले टाइम में ये भी एक बढ़िया कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। इसके बाद अगला अपडेट, एज अ कॉम्पिटिटर इट्स डिफिकल्ट टू सिट बैक एंड वॉच द ओलंपिया एज अ स्पेक्टेटर। यहाँ पर ये चीज़ लिखते हैं सदीक हेड्जविक। उन्होंने बोला कई सारे मेरे इंक्रेडिबल मूवमेंट्स रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मेंस फिजिक गाइस के साथ मैंने कम्पीट किया है, लेकिन कुछ भी कह लो, स्टेज पे वापस कम्पीट करे बिना वो मज़ा नहीं आता, वो तो चाहिए। इसीलिए आज से मेरी प्रेपरेशन शुरू हो जाती है 2024 के ओलंपिया के लिए, और ये इन्होंने लिखा है अब से 1 दिन पहले। तो सदीक हेड्जविक भी अब वापस आने वाले हैं अगले साल ओलंपिया खेलने के लिए, और सही में आ जाएगा मज़ा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने ओलंपिया में 2017 में खेला था। उसके बाद फिर ये मेंस फिजिक में आए कुछ सालों बाद, फिर वापस इन्होंने एक रेस्ट ले लिया और जर्नी इनकी बड़ी ऊपर नीचे किस्म की रही। तो अब ये 7 सालों बाद डायरेक्ट कम्पीट करेंगे मिस्टर ओलंपिया में। तो इससे अब आप ये समझ लो कि क्या होने जा रहा है। मतलब रायन टेरी करंट मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया चैंप, जेरेमी बुंडिया अगले साल फिर कम्पीट करने आ रहे हैं, सदीक हेड्जविक फिर आ रहे हैं। मतलब पुराना दौर वापस लौट के आने लग गया है और ये सारे लोग टॉप पे हैं। अभी जेरेमी तो चलो टॉप पे आते चले जाएंगे, लेकिन रायन टेरी आज टॉप पे बैठे हैं, एक पुराने चैंपियन। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन का अभी कंफर्म नहीं है वो आने वाले हैं कि नहीं, लेकिन उनकी जगह सदीक हेड्जविक आ रहे हैं। 2014 में कम्पीट करा करते थे ये और जेरेमी। तो अब पुराना दौर वापस आ रहा है। मुझे लगता है नए एथलीट्स की ज़रूरत तो है ही, लेकिन पुराने एथलीट्स भी अपने आप को अब नया एक बेटर पैकेज करके ला रहे हैं, एक नए अवतार में करके, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैंस को इस गेम के पास और खींचेगी। सदीक अगेन एक बहुत अच्छे ग्रेट कॉम्पिटिटर रहे हैं अपने टाइम के। इस बार क्या इंप्रूवमेंट्स वो करेंगे, मेनली एब्स इंप्रूवमेंट्स उनको करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जेनेटिक वीकनेस है उनके पास में।
और उसके अलावा सदीक एक बहुत सही एथलीट हैं, एक्चुअली में फ़ैन फेवरेट तो है ही। तो अब देखते हैं किस तरीके से अपनी तैयारी इस बार शुरू करने वाले हैं। पूरा 11 महीने का भी वक्त इनके पास पड़ा हुआ है ओलंपिया अगले साल का आने तक। उस समय में जो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो कर लेंगे, और आज से इनकी ये प्रेपरेशन, यानी कल से इनकी प्रेपरेशन ये शुरू हो चुकी थी। अब हम अगले साल बढ़िया और मेंस फिजिक का लाइनअप देखेंगे ऐसे में। और इसी बढ़िया नोट के साथ में हम लोग इस वाली वीडियो को भी दोस्तों अब एंड करते हैं। इसके बाद में शेरू क्लासिक आने वाला है, उसके अपडेट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि शेरू क्लासिक में बहुत सारे इंडियन एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं एज़ यूजुअल। तो कई सारे एथलीट्स के नाम जुड़ चुके हैं, कई सारों के नहीं भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से मैंने अभी एक टेरेंस रफिन का बता दिया जो इंडियन नहीं है, उनको इंक्लूड कर दिया। लेकिन इंडियन एथलीट्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बस दोस्तों अभी के लिए इस वाली वीडियो में यही था। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, फटाफट से कवर करते हैं हम लोग रोमानिया प्रो को। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।